दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस समय जो बैच चल रहा है यूजीसी नेट के लिए, यूपी हायर के लिए और अन्य स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें आज प्रगतिवाद की बात करेंगे, कल प्रयोगवाद होगा, फिर नई कविता होगा, समकालीन कविता होगा, उसके बाद नई इकाई काव्यशास्त्र शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रगतिवाद और उसकी अवधारणा की बात करेंगे। प्रगतिवादी जो कवि हैं, जैसा कि बच्चन सिंह ने कहा है, ढाक के तीन पात, नागार्जुन, केदारनाथ और त्रिलोचन, तो इनकी बात करेंगे। इसके अलावा और भी जो कवि हैं प्रगतिवाद में, उन सभी की चर्चा की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण लेक्चर। आज का ये वीडियो पब्लिश है, सभी लोगों के लिए है, 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रही है, 500 रुपये पर मंथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है। जिनको ज्वाइन करना है वो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण कक्षा। प्रगतिवाद 1936 ईस्वी में, 1936 से 43 ईस्वी तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला, जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद का जो प्रारंभ हुआ वो 1936 ईस्वी से इसलिए माना जाता है क्योंकि 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिवाद की शुरुआत स्वच्छंदतावाद युग से ही हो गया था, लेकिन इसकी स्पष्ट प्रवृत्तियां उत्तर स्वच्छंदतावाद में ही उभरती हैं। विश्व का पहला लेखक संगठन 1934 में गोरकी के नेतृत्व में रूस में प्रभावी हुआ, जिसका नाम यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स था। E.M. फॉस्टर 1935 ईस्वी में पेरिस में हेनरी बारबूस की पहल पर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई और हिंदुस्तान में इसकी शाखा किसके सहयोग से बना? तो मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर। मुल्क राज आनंद लिखना चाहें तो लिख लें, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने जब उस संस्था की शाखा खोली, यानी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में उसका प्रथम अधिवेशन हुआ, तो वहाँ प्रोग्रेसिव लिटरेचर या प्रगतिशील साहित्य का प्रचार हो गया। प्रगतिवादी काव्य में छायावाद की भाषा, आध्यात्मिकता, वैतिकता तथा काल्पनिक करुणा इत्यादि का विरोध किया, क्योंकि प्रगतिवादी मार्क्सवाद को अपना आधार मानते थे। प्रगतिवादी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रगतिवादी मार्क्सवाद को अपना आधार मानते थे। मार्क्सवादियों का मानना है कि कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, बल्कि उत्पादन प्रणाली का एक उत्पाद है। इसके तहत प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक लेनिन, एंजल्स, माओ त्से आदि हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद का आधार मार्क्सवाद है, या प्रगतिवाद की माँ मार्क्सवाद है। लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा अगर हम देखें तो ये तो बहुत पहले ही चल रहा था। 19वीं सदी में ही भारत में फिर प्रगतिवाद प्रारंभ हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ कब? हुआ 1936 में। ऐसा क्यों? मन में ज़रूर सवाल आता होगा। देखिए, कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर होगा तभी आप सारी चीज़ों को पकड़ पाएंगे और इस पर आधारित जो प्रश्न आते हैं तभी उनको आप कर पाएंगे। आप खुद सोचिए कि 19वीं सदी में ही शुरू हो जाना चाहिए प्रगतिवाद, लेकिन हुआ 1936 में। जब मार्क्सवाद ही इसकी माँ है, मार्क्सवाद ही आधार है, तो ऐसा क्या हुआ? देखिए, हिंदी में प्रगतिवाद का जन्म 19वीं सदी में, जैसा हमने कहा कि हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय यूरोप में मार्क्सवाद की धूम मची हुई थी और हिंदुस्तान के लोग यूरोपियन के संपर्क में भी अच्छे से थे।
लेकिन वास्तविकता ये है कि हिंदी में प्रगतिवाद का जन्म अगर देखें या प्रारंभ अगर देखें, इनिशियल स्टेट अगर देखें तो 1930 के बाद हुआ है। तो इसका साफ मतलब है कि प्रगतिवाद हिंदी में अपने समय पर ही पैदा हुआ। ऐसा समय जब हिंदी जाति और साहित्य की जमीन उसके अनुकूल तैयार हो गई, तब जाकर शुरू हुआ है। 1930 जो मैंने बताया, आप देखेंगे 1930 में मैंने इसलिए 1930 का जिक्र किया है। 1930 के जिक्र मैंने इसलिए किया कि प्रेमचंद की रचना आप जानते होंगे, प्रेमचंद का गबन उपन्यास है, जिसमें देवी दीन जो खटिक पात्र है उसके मुंह से बड़े ही लोगों के स्वराज की आलोचना, श्रमजीवियों के सुनहले भविष्य के विषय में भविष्यवाणी की गई है। तो ये सारी चीज़ आप वहीं देखने को मिलेगा 1930 के आसपास। आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोकमंगल की साधनावस्था पर जोर दे रहे थे। ये वही 1930 के आसपास का समय है। तो इस 1930 के आसपास ही ये चीज़ें सामने आई, और ये वही 1930 का समय है जब आप देखेंगे कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। छायावाद में कहा गया साहित्य समाज का दर्पण है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा साहित्य जीवन की आलोचना है। तो एक तरफ इससे पहले जो छायावाद था, छायावाद यदि इस सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उपज था, तो प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण का उपज था। मार्क्सवाद की प्रमुख 2 सिद्धांत हैं। जिस मार्क्सवाद पर आपका प्रगतिवाद आधारित है, इसके मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इसका संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, उसका संबंध मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या से है, और इसी के तहत मार्क्स के शोषक और शोषित वर्ग की व्याख्या आती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के तहत जो प्रयोगवाद की कविता में आपको देखने को ज़्यादातर यही मिलेगा, है तो दोनों का प्रभाव, लेकिन ज़्यादातर आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद मिलेगा। मार्क्सवाद भाववादी विचारकों द्वारा प्रतिपादित हृदय परिवर्तन के विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि उसके भौतिकवाद के अनुसार भौतिक स्थितियां बदलने से विचार बदलते हैं, ना कि विचार बदलने से भौतिक स्थितियां। मार्क्स ने धर्म और राष्ट्र जैसी संकल्पनाओं, विवाह, परिवार संस्थाओं, पूंजीपतियों का विरोध और साम्यवाद का समर्थन किया, जो कि प्रगतिवाद में देखने को मिलता है। प्रगतिवाद, लेनिन ने कहा था साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है, लेनिन ने कहा था। प्रगतिवाद शब्द के प्रयोग की अगर बात करें तो 1936 ईस्वी में आप देखेंगे प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्षीय भाषण में प्रेमचंद ने जो भाषण दिया, कहीं पर भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ के किसी भी घोषणा पत्र में भी प्रगतिशील के सिद्धांतों की चर्चा नहीं की गई है। रूपाव पत्रिका जो कि प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था, इसमें भी चर्चा नहीं है। रूपाव पत्रिका तो खैर आप लोग जानते होंगे। रूपाव पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, कितने लोग बताएंगे? जितने लोग देख रहे हैं बताएं, कहाँ से प्रकाशित होता था और प्रकाशन वर्ष क्या है? कहाँ से प्रकाशन होता था रूपाव पत्रिका का और प्रकाशन वर्ष क्या है? कितने लोग बताएंगे? कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि कितने लोगों का कमेंट आता है कि रूपाव पत्रिका जो कि सुमित्रा नंदन पंत मासिक पत्रिका है उनकी, तो ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी और प्रकाशन वर्ष क्या है? चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि बताने से पहले आपको पता था या नहीं। तो प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ होता था? प्रतापगढ़ से प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका थी, प्रतापगढ़। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1938, प्रकाशन वर्ष 1938। 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के पूना अधिवेशन में नंद दुलारे वाजपेयी ने इसी विषय पर भाषण दिया, लेकिन वहाँ पर भी प्रगतिवाद शब्द नहीं आया। सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में
प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद एक दृष्टि लिखकर किया, जो लेख आगामी कल पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तारसप्तक 1943 ईस्वी में प्रभाकर माचवे ने प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया। इस आंदोलन या विचारधारा का विरोध विशाल भारत पत्रिका, विचार पत्र पत्रिका और परिमल पत्रिका के द्वारा किया गया है। इस आंदोलन या विचारधारा का विरोध किन पत्रिकाओं के माध्यम से किया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्योंकि जब 1937-38 की बात है, प्रगतिशील रचनाएं सुमित्रानंदन पंत लिख रहे थे। पंत जी 1937-38 में जब प्रगतिशील रचनाएं लिख रहे थे और इनका संग्रह युगवाणी प्रकाशित हुआ, क्योंकि उससे पहले युगांत लिखकर इन्होंने छायावाद के युग का अंत कर दिया और युगवाणी में प्रगतिवाद को कहा युग की वाणी है। तो वहाँ पर जब इन्होंने लिखा, फिर ग्राम्य पर भी इस आंदोलन का प्रभाव है। तो उस समय इस धारा को रोकने का प्रयास भी कम नहीं हुआ। 38-39 में ही आप देखेंगे 1938-39 में अज्ञे ने विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया और उसके संपादक रहे 1838-39 में, और इसके माध्यम से उन्होंने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। खैर 1947 तक में इसकी गोष्ठियों में सम्मिलित होते रहे। वहीं भगवती चरण वर्मा का जो विचार पत्र है, विचार पत्र के माध्यम से इसका विरोध किया जाने लगा। इलाचंद जोशी और प्रयाग की परिमल संस्था ने भी इसका विरोध किया। तो इन संस्थाओं के द्वारा इसका विरोध किया गया। प्रगतिवाद के बारे में आलोचकों का क्या मत है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि प्रगतिवाद समाज की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि प्रगतिवाद समाज की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। अज्ञे ने कहा प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बंधे नहीं हैं। बच्चन सिंह ने कहा कि प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी हैं, और यही बच्चन सिंह हैं जिन्होंने कहा कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। बच्चन सिंह ने कहा और कहा कि प्रगतिवाद की पहली रचना सुमित्रानंदन पंत की युगवाणी है। तो वहीं गणपति चंद्रगुप्त ने कहा कि नहीं, गणपति चंद्रगुप्त का यह मानना था, गणपति चंद्रगुप्त लिख लीजिएगा। गणपति चंद्रगुप्त का मानना था कि प्रगतिवाद की पहली रचना रामेश्वर की करुण सतसई है। वहीं नंद दुलारे वाजपेयी का क्या मानना था, एक पॉइंट और लिख लीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी का मानना था कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। और एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र का मानना था, डॉक्टर नगेंद्र नामवर सिंह दोनों का नाम लिख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र और नामवर सिंह का मानना था कि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद है। प्रगतिवाद की विशेषताओं की अगर बात करें तो प्रगतिवाद की विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं मार्क्सवाद में विश्वास, क्योंकि इसका आधार मार्क्सवाद ही है। तो प्रगतिवादी जो चिंतक हैं,
प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवाद है। प्रगतिवादी कभी साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी और अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। ये कवि सोवियत संघ में क्रांति का परचम फैलाने वाली मजदूर सेना को आदर के भाव से देखते हैं और मुक्तिबोध कहते हैं कि लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनका उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। प्रगतिवाद में समाजवादी यथार्थवाद भी देखने को मिलता है। समाजवादी यथार्थवाद और इसे समाजवादी या सामाजिक यथार्थवाद को प्रगतिवाद को सामाजिक यथार्थवाद डॉक्टर नगेंद्र नामोर सिंह ने कहा है। प्रगतिवादी कभी यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, आदर्शवाद या अध्यात्मवाद में नहीं। इनका यथार्थवाद सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली है, क्योंकि आधार तो मार्क्सवाद है। तो मार्क्स ने कहा भी है कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है, और इसी भाव से नागार्जुन ने लिखा है कि ये तभी आएगा जब दाने आए, अकाल और उसके बाद की पंक्ति है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद और चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। मार्क्स का यही तो मानना है कि सारी चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है, यानी भूखे पेट भजन न होई। जब तक आत्मा नहीं तृप्त होगी, भूख से बिलखते रहेंगे लोग, तब तक विचारधारा, किसी विचारधारा का जन्म नहीं होगा, तब तक भक्ति नहीं होगी, ईश्वर का भजन नहीं होगा। जो भी संस्कृति है वो सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही होगी। जिस तरीके से अकाल के बाद जब दाने घर के अंदर आते हैं, तभी कहा गया कि चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा, चूँकि इसका आधार मार्क्सवाद है, तो प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का जो केंद्र है वो पूंजीवाद व्यवस्था व पूंजीपति वर्ग है। तभी मुक्तिबोध ने कहा, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक अर्थ। शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते हुए मजदूर और किसान वर्गों के प्रति करुणा व आस्था का भाव दिखाई देता है। आप देखेंगे निराला की जो कविता है, छायावाद में आपने पढ़ा होगा, निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर, उसमें भी प्रगतिवादी कविता है। वह तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो प्रगतिवादी कविता है, 1937 में लिखी गई है। तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। शोषकों के से घृणा, मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, किंतु उनसे पैदा होने वाले धन को पूंजीपति हड़प कर जाते हैं, और इसी कारण शोषकों के प्रति घृणा का भाव देखने को मिलता है। तभी कहा गया है दिनकर के द्वारा कि स्वानों को मिलता वस्त्र दूध भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। सामाजिक व्यवस्था की अगर परिवर्तन की बात की जाए तो प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं, और यह परिवर्तन हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा, और यह परिवर्तन अमूलचूल होगा, व्यवस्था में नहीं बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन होगा। और इस समय के कवि व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं। तभी तो दिनकर जी ने लिखा कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनी इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो प्रगतिवादियों की यह स्पष्ट धारणा है कि वर्ग संघर्ष के बीच का कोई रास्ता नहीं है। जो शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं है वो शोषक के पक्ष में है,
यानी तटस्थता की चादर ओढ़ने वाले भी अंततः इतिहास में अपराधी ही माने जाएंगे। तभी तो दिनकर जी ने एक और पंक्ति कही है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अब अगर राष्ट्रीय चेतना की बात करें तो इस काव्यधारा में राष्ट्रीय चेतना के तहत देखेंगे कि प्रगतिवादी कवि भी राष्ट्रीयता की चेतना से युक्त हैं, पर उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ छायावादी कवियों से अलग है, और ये राष्ट्र महत्व राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर ही तय किया गया है। तभी तो नागार्जुन कहते हैं कि जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है। राजनीतिक चेतना की अगर बात करें तो प्रगतिवादी कवि कई अन्य कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते, बल्कि राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। और नागार्जुन ने कहा भी है कि खादी ने मलमल से चुपचाप 60 गांठ कर डाली, बिरला टाटा डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली है। ग्राम्य संस्कृति की अगर बात करें तो प्रगतिवादी कवि प्रकृति को सैलानी की नहीं किसान की आंखों से देखते हैं, क्योंकि यह भी जन के प्रतिनिधि हैं, अभिजात वर्ग के नहीं। यहाँ पर गुलाब के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य ने ले लिया है, क्योंकि ये जन सामान्य के जीवन से जुड़ा है। और केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। प्रेम वर्णन भी देखने को मिलेगा। प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, और प्रगतिवाद भी इससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि त्रिलोचन लिखते हैं मिलकर वह दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। त्रिलोचन ये भी लिखते हैं मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा। तो प्रगतिवादी आंदोलन कथ्य का आंदोलन था, शिल्प का नहीं, इसलिए इसमें शिल्प को महत्व नहीं दिया गया है, और इसी प्रकार इसमें प्रबंधात्मकता का अभाव है। इस युग के कवियों ने सहज जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, और इस धारा के कवियों ने लोकधुन का अधिक बल दिया और लोक जीवन से बिंब ग्रहण किया। इस धारा के कवियों ने प्रतीक पर ध्यान न देकर व्यंग्य पर अधिक ध्यान दिया है। अब इस काव्यधारा के कवि कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन 7 कवियों की चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे, जिनमें से ढाक के 3 पात्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि बच्चन सिंह ने कहा है। एक तो नागार्जुन हो गए, एक केदारनाथ अग्रवाल हो गए, और एक हो गए त्रिलोचन। ये तीनों ढाक के 3 पात्र हैं। किसके अनुसार? बच्चन सिंह के अनुसार। तो अब यहाँ पर एक एक की चर्चा करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल की बात करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने प्रकाशन वर्ष, जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष दोनों दे दिया है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल की अगर बात करें तो इनका जन्म 1911 देहांत 2000 ईस्वी में हुआ। इन्हें केन का कवि कहा जाता है। प्रारंभ में वालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। इनका पहला काव्य संग्रह है युग की गंगा। इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा में ये कविता सवैया छंद में लिखते थे, और उनकी कविताओं में मानव और प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा सहज, वेगवान और उन्मुक्त रूप मिलता है। यहाँ पर देखें तो इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की, वो 2 तरीके की हैं। एक में आप देखेंगे जहाँ पर इन्होंने राजनीतिक काव्य लिखा, एक तो इन्होंने राजनीतिक काव्य लिखा, और दूसरा इन्होंने प्रकृति प्रेम और समाज संबंधी लिखा। प्रकृति प्रेम और समाज संबंधी लिखा। जब राजनीतिक काव्य की बात करें तो इनकी जो राजनीतिक काव्य की रचनाएं हैं वो इनकी रचना है कहे केदार खरी खरी, उसमें ज़्यादातर संकलित हैं। और विचारों में मार्क्सवादी यह ही हैं, क्योंकि प्रगतिवाद का जो आधार है वो मार्क्सवाद है, और इसी कारण शोषण, दमन, अत्याचार, इन सब का विरोध इनकी कविताओं में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मैं नई कविता का विरोधी नहीं,
उसके उन सब तत्वों का विरोधी हूँ जो उसे कविता नहीं, मस्तिष्क की विकृति और युग विशेष का एकांगी आकृत बना देता है। नई उपमाओं, नए स्पर्शों के धरातल, नए आकार, नई ग्रहणशीलता आदि सबका स्वागत है। केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि कुछ नासमझ लोग नकारने पर तुले हैं। कोई कुछ कहे करे, मुझे धकेल कर गिरा नहीं सकता। कविता मुझे सर पर चढ़ाए चढ़ाए, उठाए उठाए लोक चेतना में ले गई है। मैं खूब खिलखिला रहा हूँ, नकारने वालों को ठेंगा दिखा रहा हूँ। इनके कविता संग्रह अपूर्वा के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। बच्चन सिंह ने कहा है कि जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रगतिवाद का कौन सा कवि या छायावादोत्तर काल का कौन सा कवि सुमित्रानंदन पंत कहलाता है या किसने कहा है। तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बच्चन सिंह ने यह भी कहा है कि इस अनास्थावादी युग में, ये जो युग है प्रगतिवाद, ये आस्था का युग नहीं है, ये अनास्था का युग है। ये भी आप कह सकते हैं कि प्रगतिवाद को अनास्था का युग किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। बच्चन सिंह ने किसके संदर्भ में कहा है? तो ये भी आप देखेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल के संदर्भ में कहा। बच्चन सिंह कहते हैं कि इस अनास्थावादी युग में केदार ने अनास्था पर आस्था का शिलालेख लिखा है। अनास्था पर आस्था का शिलालेख लिखा है। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, जिनका एडमिशन आज हुआ है, वो लोग भी ध्यान दें, और जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठा करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीडीएफ में नहीं होती हैं, बताई जाती हैं, उन्हें लिखते चलें। बाकी यह जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ तो आप लोगों को सुबह उपलब्ध करा ही दी जाती है, फिर लेक्चर दिया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं डिटेल पढ़ाया जाता है, और फिर इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में प्रश्न कराया जाता है। तो कॉपी पेन लेकर बैठा करें। अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि केदार धरती के कवि हैं, खेत खलिहान कारखाने और कचहरी के कवि हैं, इन सब के दुख दर्द संघर्ष और हर्ष के कवि हैं। वही रामविलास शर्मा ने कहा है कि कविता के अलावा केदार को संगीत से भी प्रेम है। जब दिल्ली में थे तो मैं टेप की हुई सुलोचना बृहस्पति का मालकोस की बंदी से उन्हें सुनाई, उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा फिर से बजाओ। जो सिलाएं तोड़ते हैं में संकलित कविता आराध्य के माध्यम से उन्होंने सोहनलाल द्विवेदी को लिखा था। क्या लिखा था कि जिसकी छवि में विश्व मुग्ध है, उसको जी से प्यार करो, उस प्रिय के चरणों में अपना जीवन धन बलिहार करो। यह पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल किसके लिए लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी। जो सिलाएं तोड़ते हैं में संकलित कविता मित्र को पत्र के माध्यम से रामेश्वर शुक्ल अंचल के पत्र का उत्तर दिया है। खेत का दृश्य कविता में उन्होंने धरती को राधा और किसान को कृष्ण का प्रतीक मानकर चित्रित किया है और लिखा है कि आसमान की ओढ़नी ओढ़े धानी पहने फसल घंघरिया। आसमान की ओढ़नी ओढ़े धानी पहने फसल घंघरिया, राधा बनकर धरती नाची नाचा हंसमुख कृषक संवरिया। चंदू और चैत कविता में ग्रामीण युवकों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया है। युग की गंगा में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण किया है। जमुन जल तुम कविता उन्होंने अपनी पत्नी के याद में लिखा है। जमुन जल तुम, मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग जमुन जल तुम पढ़ा होगा। कितने लोगों ने पढ़ा है बताइए? आप में से कितने लोगों ने जमुन जल तुम कविता पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? बहुत अच्छी कविता है, कभी समय मिले तो पढ़ लीजिएगा। रेत मैं हूँ जमुन जल तुम, रेत मैं हूँ जमुन जल तुम, मुझे तुमने हृदय तल से ढक लिया है और अपना कर लिया है। अब मुझे क्या रात क्या दिन,
क्या प्रलय, क्या पुनर्जीवन, रेत मैं हूँ जमुन जल तुम, मुझे तुमने सरस रस से कर दिया है, छाप दुख दो हर लिया है, अब मुझे क्या शोक क्या दुख, मिल रहा है सुख महासुख। तो ये है जमुन जल तुम। बहुत छोटी कविता है लेकिन बहुत अच्छी, एक बार पढ़ेंगे तो देखेंगे आप। वैसे मैंने सुना भी दिया है। फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार इनको मिला। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर मैंने दे दिया है। ये PDF भी आपको मिल ही जाएगा, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये रचनाएं पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं नागार्जुन की। उनके बचपन का नाम ढक्कन मिश्र था, जबकि मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन काशी में रहते हुए वैदेह उपनाम से कविताएं लिखते थे। काशी में रहते हुए वैदेह उपनाम से कविता लिखा इन्होंने। नागार्जुन मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे। इनका प्रारंभिक काव्य संकलन युगधारा है। उनकी पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी जो 1929 में दरभंगा से प्रकाशित होने वाली मिथिला पत्रिका में छपी थी। नागार्जुन जन्मना या जन्म से, आप देखेंगे जन्म, इनको जन्मना कवि भी कहा गया। ऐसे कहीं जन्म से नहीं, आप जन्मना लिख लीजिए, इन्हें जन्मना कवि भी कहा गया। और प्रकृतियाँ यानी प्रकृति के अनुसार अगर देखें तो ये प्रकृतियाँ घुमक्कड़ थे। किस प्रकृति के थे? घुमक्कड़ प्रकृति के थे। यानी जन्मना कवि, कैसी प्रकृति? घुमक्कड़ प्रकृति। और विचार से कैसे थे? तो विचार से जाहिर सी बात है मार्क्सवादी होंगे, क्योंकि हम लोग प्रगतिवाद की बात कर रहे हैं। और इन्होंने लगभग सभी पर कविताएं लिखी हैं। सभी विषय को इन्होंने चुना है। महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत और हृदय परिवर्तन में उन्हें आस्था नहीं थी, लेकिन उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए, महात्मा गांधी के मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए नागार्जुन जी ने लिखा था, व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो। महात्मा गांधी के लिए नागार्जुन ने लिखा कि व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निबिड़ तिमिर में देव तुम ही जज्वलमान हो। ये नागार्जुन जी ने महात्मा गांधी जी के लिए लिखा था। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी, जो 1934 में लाहौर से प्रकाशित विश्व बंधु पत्रिका में छपी थी। नागार्जुन के काव्य संग्रह ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की श्रेष्ठ प्रणय परक कविता है। सिंदूर तिलकित भाल, सिंदूर तिलकित भाल, क्योंकि जो इनके सिंदूर तिलकित भाल है, सिंदूर तिलकित भाल, इसमें वह पत्नी के साथ गांव के पूरे परिवेश को याद करते हैं। सिंदूर तिलकित भाल कविता में अपनी पत्नी के साथ गांव के सारे परिवेश को याद करते हैं। याद आते स्वजन जिनके स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम की कभी थकते न देती पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरौनी गांव, याद आती लीचियाँ वह आम, याद आते मुझे मिथिला के रुधिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान। भस्मांकुर कविता में शिव पार्वती के संबंधों को सहज और मानवीय तरीके से स्पष्ट किया है। इस रचना में करुण रस और बरबई छंद का प्रयोग किया गया है। नागार्जुन दीपक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। दीपक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। उनकी कविता का जो मूल सूत्र है नागार्जुन का, वो है डेविएशन। डेविएशन कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें। नागार्जुन की कविता का मूल सूत्र डेविएशन है, और इसी सूत्र के सहारे उनकी मूल्यवत्ता और कल्पनात्मकता तक पहुंच सकते हैं। बचपन का लौटना या बचपन की तरफ उन्होंने जो संकेत किया है, उसकी ओर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस डेविएशन से कविता का अपना कलात्मक सौंदर्य भी निखर आता है।
और इसी डेविएशन के सहारे उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं। केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई इन्हीं की कविताएं नागार्जुन की, वो जन मन के सजग चितेरे, वो जन मन के सजग चितेरे, कहीं पर लिखना चाहे तो लिख लें। वो जन मन के सजग चितेरे नागार्जुन जी ने किस पर लिखा है? तो केदारनाथ अग्रवाल पर लिखा है, केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन की कविताएं जो प्रमुख कविताएं हैं जो यूपी हायर के पाठ्यक्रम में है, यूपी HESC के पाठ्यक्रम में है, UGC नेट के पाठ्यक्रम में है, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ सब के पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में। तो जो कविताएं हैं वो मैंने यहाँ पर एक साथ दे दिया है, एक साथ दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेत का बयान है, अकाल और उसके बाद है, वह और तुम है, बादल को गिरते देखा है, आओ रानी रोए पालकी, गुलाबी चूड़ियाँ, कालिदास, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। खैर, जब कविता की इकाई होगी तो कविता की इकाई में इसकी पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। वैसे जो गुलाबी चूड़ियाँ कविता है बहुत देखेंगे कि वात्सल्यता का नमूना है, ये वात्सल्यता का एक नमूना कह सकते हैं इसको। खिचड़ी विप्लव देखा हमने कविता संग्रह में 1975 की कविता प्रतिबद्ध हूँ संकलित है। नागार्जुन के बारे में नामोर सिंह ने कहा है कि नागार्जुन ने अपने बारे में कई कविताएं लिखी हैं। यह कविताएं जिसमें कवि ने पारदर्शी ईमानदारी के साथ अपनी दुर्बलताओं, अपने संदेहों, अपनी व्यथा, अपनी निष्ठा को वाणी दी है। नागार्जुन जी ने स्वयं लिखा है कि भारतेंदु के बाद हिंदी कविता को जनता के बीच खड़ी करने की कोशिश मैंने की। वही रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि नागार्जुन की जनवादी सभी सैनिक सभी का नक्शा लिए अवतरित होती है, अवतरित होती है। जब बात सैनिक छवि का नक्शा लिए अवतरित होती है तो मैं आपको बता दूं, मुक्तिबोध के बारे में एक कथन लिखना चाहें तो आप लिख लें। मुक्तिबोध के बारे में लिख लीजिए। मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद को एक वैचारिक सैनिक संघर्ष कहा है। मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद को एक वैचारिक सैनिक संघर्ष कहा है, एक वैचारिक सैनिक संघर्ष कहा है। नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति रागात्मक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति बनकर उपस्थित है। हजार हजार बाहों वाली शिशिर विस्कन्या। नागार्जुन की भावभूमि पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि वो आरंभ से यायावर प्रवृत्ति के रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको लिखाया कि जन्म से यानी जन्मना कवि, यायावर प्रवृत्ति और विचार में मार्क्सवादी। उनकी कविता बादल को गिरते देखा इसका प्रमाण है कि वह किसी बंधन में नहीं है। शोभन अशोभन दृश्य स्वयं देखते हैं। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। ये वैसे ये जो पंक्ति दी गई है यहाँ पर मैंने जो दिया है ये नागार्जुन की दो कविताओं में है। कालिदास कविता में भी है और बादल को गिरते देखा है कविता में भी है। नागार्जुन की दो कविताओं में दिया गया है। क्योंकि जब नागार्जुन की बात आती है तो कई लोग कहते हैं सर कालिदास कविता में तो नहीं है, बादल को गिरते देखा है उसी में है अमल धवलगिरी। भाई अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, इसी पंक्ति से ही बादल को गिरते देखा है शुरू होता है। लेकिन जो कालिदास कविता है, कालिदास कविता में जब आप मेघदूत वाला प्रसंग पढ़ेंगे, मेघदूत वाला प्रसंग कि वर्षा ऋतु के स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा विधुर यक्ष का, मन जब उछटा खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुरस्कर वर्ता मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच बतलाना। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच बतलाना। तो कालिदास कविता में भी है अमल धवलगिरी के शिखरों पर, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कुछ लोग बगैर पढ़े हुए और कमेंट कर देते हैं सर ये तो नहीं है, तो उन चीज़ों पर ध्यान रखिए। पहले उस सत्यता की पुष्टि आप कर लीजिए, उसके बाद फिर कमेंट करिए, फिर कहिए कि हाँ ये है ये नहीं है। बादल को गिरते देखा है, घिरते देखा है, गा हो गया है, घिरते देखा है
कविता में हंस, चकवा चकई, कस्तूरी मृग, देवदारू के जंगल, किन्नर किन्नरियों आदि का जिक्र किया गया है। और यहाँ पर ये मैंने क्रम से दे दिया है। जब आपको पढ़ाएंगे वो कविता तो उस कविता में आपको हम डिटेल बताएंगे भी, एक एक पंक्तियों की बात करेंगे कि कहाँ पर क्या पूछा गया है। जैसे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कविता में हंस की बात की गई है। हंस की बात की गई सबसे पहले कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देश में आ आकर पावस की उमस से आकुल। कौन पावस की उमस से आकुल है? पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। तो सबसे पहले हंसों की बात की गई है। और उसके बाद जब वसंत ऋतु की बात आती है तो वसंत ऋतु का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रूण की मृदु किरणें थी और अगल अगल स्वर्णाभ शिखर थे, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। और निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का, दूसरे नंबर पर चकवा चकई है। तो बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। और फिर उसके बाद में कस्तूरी मृग का जिक्र है कि तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। फिर देवदारू के जंगल की बात है कि सत सत निर्झर निर्झणी कल मुखरित देवदारू कानन में और सोनी धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले। तो ये किसकी बात हुई है? किन्नर किन्नरियों की बात की जा रही है। तो ये मैंने क्रम से खैर यहाँ दे दिया है, कविता में पूरा डिटेल लेकर चलेंगे वहाँ। नागार्जुन का दृष्टिकोण व्यापक है। अपनी सामाजिक व्यापकता पर स्वयं लिखते हैं कि मैं बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त प्रतिबद्ध हूँ। और उन्होंने लिखा पंक्ति कि खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। नागार्जुन की कविता कालिदास में उनके सहानुभूति के चित्रण का समर्थक होने का भाव दिखता है कि कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत शोक से आज रोया या तुम रोए थे। कालिदास कविता में 3 अनुच्छेद से रचनाएं ली गई हैं। पहला अनुच्छेद रघुवंशम से है, दूसरा अनुच्छेद कुमार संभवम से है और तीसरा मेघदूत से है। नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद में चूल्हा, चक्की, कुतिया, छिपकली, चूहे, कौवे आदि का जिक्र आया है। अकाल और उसकी परिस्थितियों के समय का वर्णन किया गया है। गुलाबी चूड़िया कविता में एक प्राइवेट बस के ड्राइवर की 7 साल की बच्ची द्वारा 4 गुलाबी चूड़ियाँ बस में लटका दी जाती हैं, जिसके माध्यम से एक पिता का पुत्री के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। अब बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध जिनका जन्म 1917 में और देहांत 1964 ईस्वी में हुआ, अपने विश्वासों और संवेदनाओं से जनवादी कवि हैं। हमेशा नए नए प्रयोगों के कारण प्रयोगवादी भी कहलाते हैं। इन्हें नई कविता का अग्रज भी कहा जाता है। इनमें फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों को अभिव्यक्त करने की उनके प्रिय लेखक कौन है? तो प्रिय लेखक है हरिनारायण आमटे और मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने नया खून अखबार का संपादन भी किया 1956 ईस्वी में। इन्होंने प्रगतिशील और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। आलोचकों ने इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा है। वैसे गजानन माधव मुक्तिबोध को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में खबर का कवि या भयानक बात का कवि भी कहा है। इन्हें खबर का कवि या भयानक बात का कवि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में मुक्तिबोध को खबर का कवि, भयानक बात का कवि कहा है। और केवल बात का कवि अगर कहें, बात के कवि, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बात के कवि अज्ञे को कहा और शमशेर बहादुर सिंह को कहा है। अज्ञे और शमशेर बहादुर सिंह
इन्होंने एक साहित्यिक की डायरी लिखा जिसका संपादन श्रीकांत वर्मा ने किया। ये आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है और इसे जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। वैसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता दे रहे हैं कि इन्होंने एक साहित्यिक की डायरी में क्या क्या कहा है। 10 पॉइंट केवल मैंने यहाँ पर दिया है। एक साहित्यिक की डायरी में उन्होंने कहा फैंटेसी अनुभव की कन्या है, अनास्था का जन्म आस्था ही से होता है, अनास्था आस्था की पुत्री है, आलोचक साहित्य का दारोगा है, कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है, अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज़ है, मार्क्सवाद पर लोगों की श्रद्धा हृदय से नहीं बुद्धि से उत्पन्न हुई है, आत्म पक्ष और परिस्थिति पक्ष एक ही वास्तविकता के दो अंग हैं, सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक खूबसूरत चौखटा है, जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर टाटपट्टी पर बैठना है, ज्ञान और बोध के आधार पर ही भावना की इमारत खड़ी है। तो ये कुछ संक्षेप में मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। इनकी कविता तिलस्मी भयावह चित्रों, डरावनी सूरतों, आतंक दहशत से पूरित है। मुक्तिबोध की जो कविता है, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरीके से रहस्य पुरुष को दिखाया गया है। मुझे याद आता है इनकी एक कविता है, उसमें कहा गया है कि निहाई से उठती हुई लाल लाल, निहाई समझ रहे होंगे, निहाई आग की भट्ठी, निहाई से उठती हुई लाल लाल अंगारी तारिकाएं बरसती हैं, निहाई से उठती हुई लाल लाल अंगारी तारिकाएं बरसती हैं, जिसके उजाले में कि एक अति भव्य देह प्रचंड पुरुष श्याम मुझे देख पड़ा है या देख पड़ता है। तो मुझे याद आता है, उन्होंने कहा है। तो किस तरीके से यहाँ पर इसके अलावा और भी है। अंधेरे में कविता आप देखेंगे, वहाँ पर भी रहस्य भावना आपको मिलेगी। अंधेरे में कब तक कहते हैं कि घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो चांद का मुँह टेढ़ा है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, एक साहित्यिक की डायरी, काट का सपना, विपात्र, नए साहित्य का सौंदर्य साथ, सतह से उठता आदमी, कामायनी, एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में को शमशेर बहादुर ने आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात का दायकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। यह कविता 1964 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में आशंका के दीप अंधेरे में शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। इसीलिए इन्हें आधुनिक कबीर कहा गया है। इनका काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। किस रचना में? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में कहा है। रामविलास शर्मा ने कहा कि मुक्तिबोध की कविता असुरक्षित जीवन की कविता है। इनके काव्य में अस्तित्ववाद का लघुमानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। इनकी अंधेरे में कविता अपराध भावना का अनुसंधान और आरक्षित जीवन की कविता है। ये रामविलास शर्मा द्वारा कहा गया है। नामोर सिंह ने कहा है कि मुक्तिबोध का संसार कुल मिलाकर निषेध का निषेध है। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी, और यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। इनकी अंधेरे में कविता अस्मिता की खोज है। श्रीकांत वर्मा ने कहा कि मुक्तिबोध की कविता ने संगीत के मूल्यों का संहार किया है। शमशेर और मुक्तिबोध हिंदी कविता के दो छोर हैं। गंगा प्रसाद विमल ने कहा कि मुक्तिबोध का काव्य जिस संसार की रचना करता है वह एक भीतरी संसार है। तो प्रभाकर माचवे ने कहा कि मुक्तिबोध का कविता संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है तार सप्तक के बाद एक बहुऐतिहासिक महत्वपूर्ण हिंदी कविता पर का मोड़ पर का लैंपपोस्ट है, आकाशदीप है, दीवादांडी है। इनकी अंधेरे में कविता एक लावा है। शमशेर बहादुर ने कहा कि मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, कानों में कभी चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। वहीं अशोक वाजपेयी ने कहा कि मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक और भावनात्मक संघर्ष से मापा, कविता में चरितार्थ किया।
अंधेरे में कविता को निर्मला जैन ने अंतःस्थल का विप्लव, तो इंद्रनाथ मदान ने आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा। मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में श्रीकांत वर्मा ने लिखा है कि अपनी मृत्यु के लिए कभी भले ही कमज़ोर हो, समाज की मृत्यु के लिए कतई नहीं। किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं। मुक्तिबोध की अन्य जो कविताएं हैं वो देखें आप। ये कविताएं हैं मुक्तिबोध की, PDF आपको मिल ही जाएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। इनकी जो ब्रह्म राक्षस कविता है उसमें बुद्धिजीवी वर्ग की नपुंसकता पर व्यंग्य किया गया है। इनकी लंबी कविताओं में फैंटेसी का विधान रूप मिलता है, जैसे ब्रह्म राक्षस हो गया, चांद का मुंह टेढ़ा है, दिमागी गुहांधकार है, लकड़ी का रावण है, एक अरूप शून्य के प्रति अंधेरे में, चकमक की चिंगारियाँ, एक स्वप्न कला, चंबल की घाटी में। मुक्तिबोध की कविता भूल गलती, संसार के उल्टे कारनामों पर व्यंग्य करती है। मुक्तिबोध की काव्य कला की बात की जाए तो पाएंगे कि उनके काव्य की मुख्य विशेषता आधुनिक जीवन मूल्यों की सशक्त और जीवन अभिव्यक्ति है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में मुक्तिबोध ने स्वयं उसको एलिगरी कहा है। अब इसके बाद में शिवमंगल सिंह सुमन की अगर बात करें तो अब यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 51 मिनट लेक्चर हो ही गया है, और ये बहुत ही कोई बहुत ऐसे कवि नहीं कि जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल लेकर चलना पड़े। शिवमंगल सिंह सुमन, यहाँ शिवमंगल सिंह सुमन की जब बात होती है तो इनका जन्म 1915, देहांत 2002 में हुआ। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद भी थे। शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, प्रकृति चित्रण, युगबोध, नारी चित्रण, सामाजिक चेतना, ये सब देखने को मिलता है। मिट्टी की बारात के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनका पहला संग्रह हिल्लोल, जिसकी भूमिका केशव प्रसाद मिश्र ने लिखा। 1946 में महादेवी का काव्य साधना पुस्तक इन्होंने लिखा, और 1962 में प्रकृति पुरुष कालिदास नाटक भी लिखा। तो शिवमंगल सिंह सुमन की जो रचनाएं हैं उन्हें ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। त्रिलोचन शास्त्री, जिनका नाम है वासुदेव, कई बार मूल नाम भी पूछा गया है, त्रिलोचन शास्त्री यानी वासुदेव। तो वासुदेव के बारे में परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। त्रिलोचन शास्त्री वासुदेव, जिनका जन्म 1917 में, देहांत 2007 में हुआ। अवधि काव्य में बरवे छंद का प्रयोग इन्होंने किया है। हिंदी सोनेट का साधक कहा जाता है। प्रगतिशील त्रयी में त्रिलोचन, शमशेर बहादुर, नागार्जुन, ये प्रगतिशील त्रयी में इनके नाम आते हैं। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है, तो वहीं बच्चन सिंह ने त्रिलोचन को कहा है आत्मविश्लेषण का कवि। आत्मविश्लेषण का कवि, लिख लीजिए, आत्मविश्लेषण। बच्चन सिंह ने आत्मविश्लेषण का कवि किसे कहा है? तो त्रिलोचन को कहा है। त्रिलोचन को कहा है। इन्होंने वानर, हंस, आज, समाज आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। अनकही भी कुछ कहनी है काव्य संग्रह का प्रकाशन 1955 में हुआ, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, युद्ध के पश्चात समाज के दयनीय स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। फूल नाम है एक काव्य संग्रह का प्रकाशन 85 में हुआ, और 87 में इनका एकमात्र अवधि रचना अमोला प्रकाशित हुआ, और यह अमोला बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अमोला बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके सारे जो संग्रह हैं, जितने भी इनके संग्रह हैं, त्रिलोचन के जो संग्रह हैं, सारे संग्रह को कोई चाहे तो एक ही नाम दे सकता है, और वो नाम कौन सा है? अर्घान। अवधि का अर्घान नहीं, यहाँ पर अर्घान। अर्घान मतलब होता है महक, खुशबू। अर्घान किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है कि त्रिलोचन के सभी संग्रह को कोई चाहे तो एक ही नाम दे सकता है, अर्घान। लेकिन त्रिलोचन का अर्घान जायसी और निराला के अर्घान से भिन्न है।
त्रिलोचन का जो अर्घान है वो जायसी और निराला के अर्घान से भिन्न है। त्रिलोचन का अर्घान ठेठ गवई का अर्घान है। त्रिलोचन का अर्घान ठेठ गवई का अर्घान है। इस दृष्टि से वे जायसी के अधिक निकट हैं। ये किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। ध्यान रखिएगा, बच्चन सिंह ने कहा है। इनका प्रथम काव्य संग्रह धरती, जिसमें 88 कविताएं संकलित हैं। त्रिलोचन की भाषा की सादगी पर बहुत से लोग मुग्ध हैं। ये उन्हें गांव से मिली है, जो उन्हें अनेक छंदों में रच बस गई है। तो त्रिलोचन ने उसे संस्कारित किया है। ये दूसरी बात है कि कहीं कहीं निराला की भाषा की छाप इन पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रांगे रागों की। बस 5-7 मिनट और समय लेंगे आपका। रांगे रागों की, रांगे रागों का पूरा नाम क्या है? ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक बार शायद पूछा भी गया है। इन्हें हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। प्रकाश चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी साहित्य आकाश का धूमकेतु कहा है। इनका प्रथम उपन्यास घरौंदा है, 1946 में प्रकाशित हुआ, जो कि विश्वविद्यालय जीवन पर आधारित है। रांगे रागों का कहना था कि मैंने ना तो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का आश्रय लिया और ना प्रगतिवाद के चोले में अपने को यांत्रिक बनाया। मैंने केवल इतिहास को, जीवन को, मनुष्य की पीड़ा को, मनुष्य की उस चेतना को जो अंधकार से जूझने की शक्ति रखती है, उसे ही सत्य माना है। यह मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित उपन्यासकार हैं। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित टेढ़े मेढ़े जो उपन्यास है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसी के उत्तर में इन्होंने लिखा सीधा साधा रास्ता। आनंद मठ के उत्तर में इन्होंने लिखा विषाद मठ। इनके प्रमुख संग्रह है पिघलते पत्थर है, श्यामला है, अजय खंडहर, मेधावी। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने दे दिया है। अंत में रामविलास शर्मा की बात कर लेते हैं, जिनका जन्म, खैर मुख्य रूप से इनकी बात जो हम लोग करते हैं आलोचक में करते हैं, क्योंकि इनकी आलोचना आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो रामविलास शर्मा की चर्चा हम लोग वहाँ पर ज़्यादा करेंगे। यहाँ कवियों में दिया गया है तो कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। इनकी कवियों में सादगी, वेग और सहजता का सौंदर्य है। प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री और हंस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। तार सप्तक में इनकी जो कविताएं संकलित है वो शारदिया, धाराशिको, सत्यम शिवम सुंदरम, कलयुग, परिणति, तूफान के समय। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ पर ये पूरा दे दिया है। ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एक आलोचक की दृष्टि से इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगभग हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो यहाँ प्रकाशन वर्ष भी मैंने लिख दिया है, तो इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से 58 मिनट में लगभग हम लोगों ने प्रगतिवाद पूरा किया। अब कल हम लोग प्रयोगवाद पर चर्चा करेंगे और फिलहाल यहाँ पर इस पर आधारित जो प्रश्न होगा वो रात में 9 बजे लाइव कक्षा में होगा। और जो नए लोग हैं अगर वो जुड़ना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।